तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडिया क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक टाटा टाइगोर में 3 लाशें मिली, जो कि इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस पूरे केस की जांच कर रही थी, लेकिन कोई विटनेस भी नहीं था। फिलहाल में यह केस में कौन इन्वॉल्व था, जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, पीरागढ़ी इलाके में फ्लाईओवर के नीचे एक गाड़ी टाटा टाइगोर खड़ी होती है, जो कि 3 से 4 बजे से लगभग 4-5 बजे से और लगभग करीब 8 बजे तक गाड़ी खड़ी रहती है। लगभग 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, लोग देखते हैं कि पता नहीं किसकी गाड़ी है, कौन है। फिलहाल में स्थान के लोग जो होते हैं वो गाड़ी में झांक करके देखते हैं, तो पता लगता है कि 3 व्यक्ति उसमें बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। अच्छा, उन्हें देख करके लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौका वारदात आती है। आने के बाद पता लगाती, देखती है 3 व्यक्ति उसमें दिखाई देते हैं, जो कि एक व्यक्ति ड्राइवर की सीट पे बैठा होता है, 2 व्यक्ति पीछे की ओर होते हैं, जिसमें एक लेडीज होती है और एक लगभग 76 वर्ष का व्यक्ति होता है, बुजुर्ग अवस्था का व्यक्ति होता है, जो कि उसी में पीछे की सीट पे दोनों व्यक्ति बेहोश होते हैं। आगे ड्राइवर की सीट पे एक व्यक्ति बेहोश पड़ा होता है। पुलिस आती है, गाड़ी का लॉक तोड़ती है और लॉक तोड़ने के बाद दरवाजा खोल के तीनों को बाहर निकालती है और नजदीक के अस्पताल में जाके भर्ती कराती है। भर्ती कराने के बाद जब डॉक्टर देखता है, तो डॉक्टर देखने के बाद इन तीनों को मृत घोषित कर देता है। अच्छा, तीनों को मृत होने घोषित करने के बाद पुलिस अब इस केस को बारीकी से जांच करती है, तो पता लगता है कि इन तीनों के पास में मोबाइल थे। उन मोबाइल के जरिए और गाड़ी के नंबर के जरिए से पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती। तो गाड़ी के नंबर के जरिए से एक व्यक्ति की पहचान हो जाती है, जिसके उसमें उसके मोबाइल के द्वारा नंबर निकाला जाता है। तो लगाते हैं, जब नंबर पुलिस वाले लगाते हैं, तो उस नंबर पे पता लगता है कि उसके घर पे नंबर जाके लगता है। तो उनसे पता लगता है कि ये नंबर आपका है, तो बताते हैं कि जी हमारा ही नंबर है। अच्छा, तो बताते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति और ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे मिले थे। अच्छा, इनको पूछ करके घर वालों से पता लगता है कि ये 3 व्यक्ति जिन्हें बताया गया था, तो पता बताया फोन पे कि ये तीनों प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो कि एक दूसरे को तीनों जानते हैं। फिलहाल में पुलिस पूरी जानकारी उनसे फोन पर लेती है और उनके फोन की डिटेल द्वारा सारी डिटेल निकालती है। तो पता लगता है ये तीनों व्यक्ति जो मृत अवस्था में मिले थे, बेहोश अवस्था में, यानी कि मृत, तो इन तीनों की पहचान होती है। एक पहचान होती है रणधीर नाम से, जो कि 76 ईयर्स ओल्ड होते हैं। अच्छा, दूसरे शिव नरेश 47 ईयर्स के होते हैं। तीसरी लक्ष्मी देवी जो 45 ईयर्स की होती है। इन तीनों की जांच पहचान होती है। इसके बाद में तीनों को पता लगाया जाता कहाँ। तो इन तीनों अलग अलग के रहने वाले थे, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद में पुलिस पता लगाती है कि मतलब ये तीनों मृत पाए गए। तो पुलिस ने देखा था कि गाड़ी के आगे वाले यानी ड्राइवर की सीट पे एक व्यक्ति बैठा था और बाकी पीछे की साइड में दोनों व्यक्ति बैठे थे, जो कि एक लेडीज थी और एक बुजुर्ग 76 साल के रणधीर नाम के व्यक्ति थे। अमूमन तौर पे अगर देखा जाए तो पर्सनल गाड़ी में अगर कोई जाता है कहीं भी, तो अगर मियाँ बीवी होते हैं तो आगे की साइड में बैठते हैं और अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो ड्राइवर की बगल वाली सीट में ज्यादातर जेंट्स बैठ जाते हैं, पीछे की साइड में लेडीज बैठ जाते हैं।
पुलिस ने यहीं से अंदेशा लगाया और सोचा समझा कि इसमें दोनों पीछे बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कोई इनका रिलेशन संबंध नहीं है, कोई मतलब रिलेशन नहीं है इनका, मतलब तो आगे की सीट पे कोई और व्यक्ति था। इस बात को सोचते हैं, अगर था नहीं तो पीछे की साइड में जो व्यक्ति बैठा था वो आगे बैठ सकता था, लेडीज पीछे बैठ सकती थी, क्योंकि ये एक दूसरे को जान पहचान इनकी थी, कोई मतलब रिश्ता तो था नहीं। अगर पति पत्नी होते तो ये भी मान सकते थे कि दोनों पीछे बैठे हैं, चलो ठीक है, लेकिन इन तीनों की एक दूसरे से जान पहचान थी, वो भी बिजनेस के दौरान प्रॉपर्टी डीलर थे। अच्छा, इस बात को लेकर पुलिस एक टीम को लगा देती है वहीं सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के लिए, जांच के लिए। तो जिस तरफ से गाड़ी आई थी फ्लाईओवर की तरफ से, गाड़ी के पीछे की साइड से जब टीम जाके पूछताछ पता लगाती है तो सीसीटीवी कैमरा एक चौराहे पर दिखाई देता है, जो कि अमूमन 200-300 मीटर पीछे चौराहे पर लगा था। तो वो करीब 200-300 नहीं, करीब 1 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, जब सीसीटीवी कैमरे में देखती है पुलिस तो उस गाड़ी को नोटिस करती कि वो लगो वही 5-7 बजे के टाइम पे निकल के गई थी। उस गाड़ी में कैमरे में कैद हुई थी बाकायदा। उसने देखा तो कैमरे में उसी गाड़ी में आगे की ड्राइवर की सीट के बराबर में जो सीट है उस पे भी एक व्यक्ति बैठा था और ड्राइवर चला रहा था, और पीछे की साइड में भी 2 व्यक्ति बैठे थे, यानी कि इस गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे थे। और वहां से आने के बाद जब फ्लाईओवर के नीचे पहुंची है गाड़ी तो उसमें 3 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति गायब था। इस बात को जब पुलिस देखती है तो कुछ सोच समझ से अपना दिमाग लगाती है। इसके बाद जब पता लगता है कि अगर ये 4 व्यक्ति यहाँ थे चौराहे पर और फ्लाईओवर के नीचे जब गाड़ी रुकती आके तो यहाँ 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चौथा व्यक्ति गायब है उसका इन तीनों के मर्डर में हाथ है। इस बात को पुलिस समझ जाती है और समझती है, तो इसको लेकर के इन तीनों के मोबाइल को जांच स्टार्ट करती है। पुलिस ने जब इन तीनों के मोबाइल को कॉल डिटेल खंगाली तो इसमें पता लगा कि तीनों के मोबाइल पूरे दिन कॉल आए गए। हाँ, अमूमन तौर पर एक जो लक्ष्मी नाम की लेडीज थी, उस लेडीज के मोबाइल पर एक नंबर से सबसे ज्यादा कॉल आई, जो कि सुबह से लेके करीब 7 बजे तक, जब तक वह व्यक्ति मतलब इनके पास रहा था 4-5 बजे तक। अमूमन पूरे दिन अगर देखा जाए तो उसके लेडीज के फोन पे फोन आते जाते रहे और बातें होती। अच्छा, पुलिस ने इस नंबर को ज्यादातर जब देखा कि 8 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा बात हुई है तो पुलिस ने इस नंबर पे ही पहले जांच की, इसके नंबर को लगाया। जब लगाया तो उस फोन को किसी ने रिसीव नहीं किया। ना उठाने के बाद में पुलिस को इस पर कुछ थोड़ा सा अंदेशा और होता है। अंदेशा होने के बाद में जो सीसीटीवी कैमरा मिला, फुटेज मिले थे उस गाड़ी में जो चौथी सीट पे जो व्यक्ति बैठा था उसको पुलिस जूम कर करके देखती तो पता लगता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति है जो बैठा है, करीब 60 साल के आसपास का। अच्छा, इसके बाद में जब पुलिस उस नंबर को लगाती है, फोन जो जिस पे ज्यादा कॉल हुई थी, ज्यादा बात हुई थी लक्ष्मी जी की, जो लक्ष्मी के लेडीज के फोन पे आएगा। फिलहाल में उस बात को सोचकर पुलिस ये भी सोचती हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डीलर हो या प्रॉपर्टी के लिए ग्राहक हो कोई इनका। फिलहाल में फिर भी पुलिस इस पर जांच करती है। इसके बाद जब फोन लगाती तो फोन कोई उठाता नहीं है। उसके बाद पुलिस इसके लोकेशन को देखती है, ट्रेस करती है। ट्रेस करने के बाद पता लगता है यह नंबर गाजियाबाद का है, गाजियाबाद लोनी का नंबर देख करके पुलिस इसी नंबर पर जाकर ट्रेस नंबर को करके और वहीं पर पहुंच जाती है। पता लगाता है कि उस घर में एक कमरुद्दीन नाम का व्यक्ति रहता है।
उसे अच्छा बुलाती है तो बुलाने के दौरान वह मना करता है कि नहीं है, और घर में बच्चा बीमार है इस कारण अभी नहीं आ सकते। पुलिस बोलती है ठीक है खोलो तो कम से कम देखें तो कौन बच्चा बीमार। अच्छा इतना कहते हैं तो कमरुद्दीन कुंडी तो नहीं खोलता बल्कि पीछे की साइड से दीवार फलांग कर भागने की कोशिश करता है। तभी पुलिस देख लेती है और जाकर के दबोच लेती है। दबोच के इसे पकड़ लेती, पकड़ के पुलिस इसे लेके आती है, हिरासत में ले लेती है। लाने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो कमरुद्दीन बताता है कि उस गाड़ी में हाँ वही बैठा, क्योंकि उसकी सीसीटीवी फोटोज भी आ चुकी थी जिससे पहचान हो गई कि यही व्यक्ति बैठा था तो उस गाड़ी में। अच्छा इसके बाद में जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये बताता है कि लक्ष्मी नाम की जो लेडीज है वह इसे जानती है और इसे इसने तांत्रिक क्रियाओं में मतलब अपने पूजा पाठ के लिए बुलाया था, जिससे कि इसने पूरी बात को कबूल करा कि हाँ ऐसे से नहीं था। अच्छा पूछा गया तो इसने बताया कि यह फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने पूछा कहाँ का रहने वाला है तो बताया इसने कमरुद्दीन फिरोजाबाद का तंत्र मंत्र का काम करता है, जो कि इसने स्टार्टिंग जब की थी पहले जब ये तांत्रिक क्रियाएं स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, तो इसने एक फिरोजाबाद के ही व्यक्ति को झांसे में लिया था। झांसे में लेकर के उसे जहर के लड्डू खिला दी जिससे कि उसकी मौत हो गई और उसके पैसे हड़पने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसमें यह व्यक्ति पकड़ा गया था। जब पुलिस ने इसने फिरोजाबाद की पुलिस ने इसे पकड़ लिया था तो इसे इसकी जेल हो गई थी। जेल होने के बाद जब इसे जमानत मिल गई, जमानत मिलने के बाद में ये यहाँ से फिरोजाबाद से चला गया था। जाने के बाद इसने राजस्थान में अपनी दुकान खोली, वहां भी लोगों को झांसे में लिया। झांसे में लेने के बाद लोगों को वही तांत्रिक क्रियाएं वगैरह बताता था और अपना दावा करता था कि बड़ी बड़ी बीमारियों को हम तांत्रिक क्रियाओं से ठीक कर देते हैं, पूजा पाठ से ठीक कर देते हैं, और यह जड़ी बूटियां भी देता था जो कि बीमारी ठीक हो जाए। और यह दावा करता था कि मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देता और पैसों की बारिश भी कर सकता हूँ। अच्छा इसमें इसी बात को लेकर इसने राजस्थान में दो व्यक्तियों को अपने झांसे में लिया जो कि दोनों व्यक्ति दोस्त थे। उन दोस्तों को झांसे में लेने के बाद इसने 2 लाख रुपए का झांसा दिया। कहा कि तुम 2 लाख रुपए ला के दो जिसको मैं करोड़ों में बना दूंगा अपनी इस जादुई चाल के द्वारा। असना इसने यह बात कह करके उन दोनों दोस्तों को झांसे में लिया और उनसे पैसे मंगाए। पैसे मंगाने के बाद उन दोनों दोस्तों को इसने लड्डू जहर के लड्डू ला करके दे दिए जिससे कि उन दोनों की मौत हो गई। तो उस वक्त भी ये राजस्थान में पकड़ा गया, राजस्थान की जेल में इसे जेल हो गई थी और वहां से भी इसे जमानत मिल गई। वहां से जमानत मिलने के बाद वो राजस्थान से कमरुद्दीन चला आया। वहां से आके गाजियाबाद लोनी में रहने लगा। अभी गाजियाबाद लोनी में रहते रहते इनने दोबारा से तांत्रिक क्रियाओं का काम, ये तंत्र मंत्र का काम चालू कर दिया। यहाँ पर आकर के लोगों को झांसे में लेने लगा, लोगों को बताने लगा कि बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देता हूँ अपने तांत्रिक द्वारा, हमारे पास ऐसी शक्ति है कि ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ। ये सारे लोगों को झांसे में ले लेकर के काम करने लगा। धीरे धीरे लोगों को भरोसा होने लगा और इसके पास लोग आने लगे। अच्छा ये जड़ी बूटियां देता जिससे किसी की बीमारी ठीक भी हो जाती, किसी की नहीं होती तो उन्हें अस्पताल भेज देता था बहाने बना करके। इसी तरह से ये काम करता रहा। धीरे धीरे लोग इसे जानते गए। जिन जिन की बीमारी ठीक हो जाती वो भरोसे में आ जाती, वो भरोसा जीत जाते और इसी तरह से लोगों को बढ़ावा देते रहे। धीरे धीरे इसने एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि लक्ष्मी को जानता था बह गया। उसने लक्ष्मी को बताया कि उस दौरान लक्ष्मी की तबीयत खराब चल रही थी। उस प्रॉपर्टी डीलर ने बताया लक्ष्मी जी को एक कमरुद्दीन नाम का गाजियाबाद में व्यक्ति है जिसके पास
अद्भुत शक्ति है। भाई जो कहता है वही हो जाता है, ये बताया। अच्छा, इस बात को लक्ष्मी कुछ इन चीजों को ज्यादा मानती थी, और आजकल लक्ष्मी ही नहीं, देश के अंदर ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तांत्रिक क्रियाओं को ज्यादातर मानते हैं और लोग विश्वास भी करते हैं। अच्छा, इस बात को लेकर के लक्ष्मी विश्वास कर गई और कमरुद्दीन के पास गई, जिससे कि अपनी बीमारी बताई, जो भी दिक्कत है वो सारी दिक्कतें कमरुद्दीन को बताई। कमरुद्दीन ने कहा ठीक है, ठीक हो जाओगी, और कुछ पूजा पाठ तांत्रिक क्रियाएं इसने की। करने के बाद धीरे धीरे से जड़ी बूटियां भी दी, जिससे धीरे धीरे लक्ष्मी की तबीयत सुधरने लगी। अच्छा, कुछ दिन बाद लक्ष्मी ठीक हो गई। लक्ष्मी ठीक होने के बाद लक्ष्मी का भरोसा कमरुद्दीन पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, जब भरोसा बढ़ गया, जब लक्ष्मी ठीक हो गई तो भरोसा बढ़ गया। जब भरोसा बढ़ गया तो लक्ष्मी कमरुद्दीन के लिए काम करने लगी, लोगों को बताने लगी और बताती कि कमरुद्दीन नाम का व्यक्ति जिसके पास अभी शक्ति है, वो अपनी जादुई चाल से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देती, लोगों के काम ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह से लक्ष्मी इसके झांसे में आई, इसका प्रचार करने लगी, लोगों को बहलाने पर फुसलाने लगी। कमरुद्दीन ने सोचा क्यों ना ये काम बहुत हो गया और क्यों ना बड़ी रकम वसूली जाए। इसके लिए लक्ष्मी से कहा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? लक्ष्मी ने कहा हाँ है। 2,000 रुपए, 2,000 रुपए या 2,500 रुपए थे, लक्ष्मी ने दिए कमरुद्दीन को। कमरुद्दीन ने अपनी साल में रखा और कहा लक्ष्मी से कि ये हमारी जादुई साल है, जिससे हम रुपए इससे डबल कर देते। जो लक्ष्मी ने पैसे दिए थे वो उसने अपनी साल में लपेटने के बाद तांत्रिक क्रियाएं की। तांत्रिक क्रिया करने के बाद में वो अपनी क्रिया करता रहा। करने के बाद में कमरुद्दीन ने उस साल में झटका मारा, इस तरह से झींची कि उस पर पैसे जो भी थे ना वो सारे उड़ने लगे। उसी दौरान सारे पैसे इकट्ठे करे, इकट्ठे करने के बाद जब गिन करके लक्ष्मी को दिए तो लक्ष्मी के पास जो पैसे से उससे डबल पैसे हुए थे। इसको सोचकर लक्ष्मी सन रहे, खुश हो गई कि इसके पास वास्तव में कोई अद्भुत शक्ति है, जिससे यह बीमारियां भी ठीक कर देता है और पैसे भी डबल बना देता है। अच्छा, लक्ष्मी को कमरुद्दीन पे इतना भरोसा हो गया, बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो लक्ष्मी की बीमारी ठीक हो गई, दूसरी बात कि उसने लक्ष्मी के पैसों को डबल कर दिया था और डबल करके लक्ष्मी को दे भी दिए अपना विश्वास जीतने के लिए। उसने पैसे दे दिए, लक्ष्मी अपने घर चली गई। अच्छा, उसके बाद में कमरुद्दीन ने लक्ष्मी से कहा कि अगर तुम हमें 2 लाख रुपए दो तो तुम्हें 3 करोड़ रुपए हम बना के दिखा दूंगा इसी अपनी जादुई चाल से। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। सामने सारा काम करा गया था, इसलिए लक्ष्मी को भरोसा था। इन बातों को उसने अपने सहपाठियों को बताया, जो कि एक सहपाठी उनके रणधीर सिंह थे, दूसरे शिव नरेश थे। उनको बताया तो वो भी लक्ष्मी की बातों में आ गए। आने के बाद बोले ठीक है, अगर उसके पास इतनी शक्ति है और अच्छा, उनसे फोन पर बात होने के बाद कमरुद्दीन से जब बात करी गई तो कमरुद्दीन ने बताया कि हाँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, और अमूल तौर पर मैंने बहुत सारे ऐसे केस किए हैं, बहुत बहुत लोगों के पैसे डबल करके दिए हैं, बहुत लोगों की बीमारियां ठीक की। इस बात को कमरुद्दीन बताता बड़ा चढ़ा करके, जिससे कि लोग, ये तीनों लोग झांसे में आ जाते हैं। अच्छा, कमरुद्दीन फोन पर ही डेट फिक्स करता है, कहता है ठीक है, आप हमारे पास आ जाइए, 2 लाख रुपए लेंगे, हम आपको 3 करोड़ रुपए बना के दे देंगे। तभी ये तीनों प्रॉपर्टी डीलर 2 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं और इंतजाम करने के बाद कमरुद्दीन से तय समय की बात करते हैं। कमरुद्दीन 8 फरवरी की समय रेखा, समय सीमा रख देता है। कहता 8 फरवरी को आप हमारे घर पर आ जाइए, 2 लाख लाइए, 3 करोड़ बना के दे देंगे आप। ये तीनों मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, आ जाते हैं।
इन्होंने 2 लाख रुपए की जुगाड़ की। 2 लाख रुपए जुगाड़ करने के बाद में 8 फरवरी को कमरुद्दीन के घर पर ये तीनों व्यक्ति टाटा टाइगर गाड़ी से पहुंच जाते हैं। तभी ये अपने घर में लेके जाता है कमरुद्दीन, और उसके बाद में कुछ तांत्रिक क्रियाएं करता है। तांत्रिक क्रियाएं करने के बाद में इन लोगों को घर में बिठा देता है। बोलता मैं अभी आ रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। उसके बाद में ये बाहर जाकर के लड्डू लेके आता है, उसी में जहर मिला देता है। जहर इतना मिलाता है कि ओवर मतलब लिमिट से ज्यादा हो जाता है। इतना हो जाता है कि बहुत ज्यादा है। अच्छा, लड्डू ले आता है। उसके बाद ये बोलता है कि भाई यहाँ का तो काम पूरा हो गया, जो भी तंत्र मंत्र करना था सारा कर दिया। अब चलते हैं, जो कि थोड़ी सी तांत्रिक क्रिया और करनी है, जो कि बाहर है, जो कि दूर करनी पड़ेगी। अच्छा, बोलते हैं ठीक है चलो। उसी दौरान उस गाड़ी में बैठ करके ये दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते। तभी ये पीरागढ़ी इलाके में पहुंचते हैं, जहाँ पे सुनसान होता है, आउट एरिया होता है। वहां पर कमरुद्दीन गाड़ी को रुकवा लेता है। अच्छा, जब इसने ये पूजा तंत्र मंत्र की क्रिया करने के लिए जब सामग्री लिखवाई थी, उसी दौरान इसने दारू भी लिखवा दी थी। कहा कि ये पूजा में काम में आएगी। उस समय इसने दारू भी लिखवाई थी और गिलास भी मंगवा लिए थे। वो गाड़ी में रखे हुए थे। पैसे भी 2 लाख रुपए गाड़ी में ही रखे हुए थे। जब ये पीरागढ़ी इलाके में पहुंचते हैं, तब आउटसाइड देखते हैं कि वहां पर इधर उधर कोई नहीं होता है, थोड़ा आउट होता है। वहां पर कमरुद्दीन गाड़ी को रुकवा देता है और तीनों व्यक्तियों को ये एक एक लड्डू देता है खाने को। जब लड्डू दे देता है तो ये तीनों व्यक्ति प्रसाद के नाम पर ये लड्डू देता है, और तीनों व्यक्ति लड्डू खा लेते हैं। अच्छा, कमरुद्दीन उसी टाइम ये कहता है कि लड्डू खा लो ये, क्योंकि ये पूजा के प्रसाद के लड्डू हैं। इस प्रसाद को कह करके ये खाता है और कहता है कि अगर आप लड्डू खा लोगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। ये तीनों एक एक लड्डू खा लेते हैं। खाने के बाद में ये वहां से चलते हैं। वहां से निकलते हैं, तब एक ये फ्लाईओवर के पास से निकलते हैं। तब इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसमें जहर ज्यादा मिला हुआ था। जब इन तीनों की तबीयत बिगड़ती देखता है कमरुद्दीन, तब इसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अगर कुछ हो गया तो लोग देखेंगे तो पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने के डर से ये क्या काम करता है, पैसों की नहीं सोचता है, बल्कि बचने की सोचता है। ये पीरागढ़ी फ्लाईओवर से पीछे ही गाड़ी रुकवाता है और बोलता है कि ऐसा करो, तुम उस जगह पर पहुंचे जहां पर तांत्रिक क्रिया करनी है। मुझे कुछ यहाँ भी काम करना है, जो कि यहाँ पे कुछ तांत्रिक क्रिया करनी है। इसको बहाने में लेकर के ये गाड़ी से उतर जाता है और ये बोलता है तुम वहां पहुंचो, वहां पे तीनों लोग मिलना, और वहां पे कुछ और तांत्रिक क्रिया करनी है। ये इतना बहाना दे करके यहाँ से उतर जाता है गाड़ी से, और ये तीनों निकलने लगे। वहां से निकलते जब फ्लाईओवर के पास में पहुंचते हैं पीरागढ़ी की, तभी इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। उसी दौरान ड्राइवर को लगता है कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी को फ्लाईओवर के नीचे रोक देता। रोकने के बाद ये तीनों सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसी दौरान ये तीनों बेहोशी हालत में चले जाते हैं और गाड़ी के अंदर ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। कमरुद्दीन वहां से फरार हो जाता है। जब कमरुद्दीन वहां से फरार हो जाता है, उसी दौरान जब लोग देखते हैं, स्थानीय लोग, तो पता लगता है कि ये गाड़ी खड़ी है। तो लोग उठा करके पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है और जांच करती है। तो आपको जैसे कि बता ही दिया कि जब जांच करती है तो वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा होता है, उसमें पता लगता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति भी साथ में। उसी आधार पर और फोन की डिटेल द्वारा ये निकलता है, तो इसके मोबाइल को ट्रेस करके पुलिस इसको उठा के लाती है। तब इससे पूछताछ करती है तो ये कबूल करता है कि हाँ, हमने ही ऐसा ये इस गाड़ी में दारू और 2 लाख रुपए मिले। तो ये
सारे हिरासत में लेके पुलिस कमरुद्दीन को हिरासत में ले लेती है और पूरी पूछताछ करने के बाद पता लगता है कि इस कमरुद्दीन नाम के शख्स ने काला जादू के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया था, जिससे कि 6 मौतों को इसने अंजाम दिया। और जबकि 3 मौतें करने के बाद इसकी जमानत भी हो गई और फिर से इसने इसी काम को करके 3 व्यक्तियों की जान फिर से दे दी। कहानी यही तक, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।